हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये प्रश्न रहने वाले हैं आप सभी के समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी पीजीटी का, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का, जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जीडीसी ठीक है जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की बात की जाए एचईओ के नोट्स की, तो वो ये नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका एचईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें प्रैक्टिस सेट टोटल आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 10, और इस प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको जीडीसी का बताया गया है। अगर यहाँ पर सोशियोलॉजी के नोट्स की बात की जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनसे संबंधित भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। इनका वेटेज समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे, पीवाईक्यूज देख लेंगे तो इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। इनसे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है एग्जाम में, तो इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहीं पर वन लाइनर के भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए, एग्जाम टाइम में रिविजन के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है। साथ ही सेकंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी के भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है इसमें। और यूपी पीजीटी का जो विज्ञापन है ये आपके जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। अभी जो इससे पहले यूपी पीजीटी के से पहले आएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। यूपी पीजीटी का भी अभी जारी होना है, और उसका जो विज्ञापन है ये आपके जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, सकारात्मकवाद यानी कि पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के जनक के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खिम। यहाँ पर सकारात्मकवाद पॉजिटिविज्म के जनक कौन है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट कौन थे? समाजशास्त्र के जनक, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट है। एक ये आपको फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है जो कि इनका एग्जाम में पूछा जाता है, इनके गुरु। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम क्या है? सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन इनके गुरु हैं। ये एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसको बताया था? फैमिली को बताया था, परिवार को बताया था। ये आपको फैक्ट एक याद रखना है। साथ ही इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी। ज्ञान के 3 नियम, ज्ञान के 3 नियम इनके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ज्ञान के 3 नियम इनके द्वारा दिए गए हैं। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। साथ ही विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है। सामाजिक स्थैतिकीय, सामाजिक स्थैतिकीय व सामाजिक गतिकी की बात इनके द्वारा की गई है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। सामाजिक स्थैतिकी व सामाजिक गतिकी की बात इनके द्वारा की गई है। अगस्त कॉम्ट क्या है? जो प्रत्यक्षवाद है, पॉजिटिविज्म, इस कॉन्सेप्ट के जनक है। इनके द्वारा ये दिया गया है। यहाँ पर आपका जो सही होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस दिए गए हैं, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यह किसकी पुस्तक है?
यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये किसकी हो जाएगी? दुर्खिम की हो जाएगी। ठीक है, दुर्खिम को कॉम्ट का, ठीक है, अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खिम को कहा जाता है। और साथ ही समाजशास्त्र का, ठीक है, समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर या फिर अकादमिक समाजशास्त्री इनको कहा जाता है। ऐसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये इनका पूछा जाता है। और इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, जो कि आपकी आती है 1893 में। ठीक है, 1893 में आती है। और इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखेंगे, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। और इसी पुस्तक में इन्होंने यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक एकता और साविवी एकता की बात की है। यांत्रिक एकता और साविवी एकता की बात इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में की है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी पुस्तक है एक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। एक ये पुस्तक आप याद रखें, ये आपकी आती है 1895 में। इसमें इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है। ठीक है, सामाजिक तथ्य की बात इन्होंने की है। सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, सामाजिक तथ्य, ये इन्होंने इसी पुस्तक में दिया है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये इनका पूछा जाता है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खिम। और अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात किसने की है, सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात किसने की है, तब नाम आएगा एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ का नाम आएगा, एडम स्मिथ का नाम आएगा तब। सामाजिक श्रम विभाजन पूछा जा रहा है, तब यहाँ पर दुर्खिम का नाम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, इतिहास अब तक के समाजों का वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, या कथन किसका है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, लुइस कोजर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इतिहास अब तक के समाजों का वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनको क्या कहा जाता है? आर्थिक निर्धारणवादी। आर्थिक निर्धारणवादी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने वर्ग को अर्थ के आधार पर, आर्थिक के आधार पर वर्ग को परिभाषित किया था। इसके अलावा अगर बात की जाती है द्वंदात्मक भौतिकवाद की, ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। स्वयं में वर्ग व स्वयं के लिए वर्ग का कॉन्सेप्ट ये इनके द्वारा दिया गया है। अतिरिक्त मूल्य का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक संरचना के इन्होंने 2 प्रकार भी बताए हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना के 2 प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं। एक है अधोसंरचना और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिसंरचना। अधोसंरचना और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिसंरचना हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार वेस्टर्न का क्या अर्थ है? सामाजिक परिवर्तन, व्याख्यात्मक समझ, सांख्यिकी विश्लेषण, संरचनात्मक प्रकारवाद यहाँ पर दिया गया है। वेबर के अनुसार वेस्टर्न का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यात्मक समझ। ठीक है, व्याख्यात्मक समझ या व्याख्यात्मक बोध होगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर की बात की जाए, ठीक है, वेबर की बात की जाए तो इन्होंने समाज शास्त्र की विषय वस्तु किसे बताई थी? समाज शास्त्र की विषय वस्तु इनके अनुसार क्या है? इन्होंने किसको बताया था? सोशल एक्शन को बताया था, सोशल एक्शन। ठीक है, सोशल एक्शन को बताया था। अच्छा, इस सोशल एक्शन की बात इन्होंने अपनी किस पुस्तक में की है? एक ये प्रश्न आता है। तो बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी बुक है। ठीक है, ये इनकी बुक है, इसे आप याद रखेंगे। इसी पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए पद्धति भी इन्होंने बताई है। सामाजिक क्रिया की अध्ययन पद्धति भी इनके द्वारा बताई गई है। दो अध्ययन पद्धति बताई गई है, एक तो आदर्श प्रारूप है, ठीक है, आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप है, और दूसरा इन्होंने व्याख्यात्मक बोध यानी कि वेस्टहैंड की बात की है। ठीक है, और इसकी बात भी, व्याख्यात्मक बोध की भी बात इन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में की है। अब बात आती है सोशल एक्शन की, यानी कि सामाजिक क्रिया की। तो इन्होंने कितने टाइप्स बताए हैं? 4 बताए हैं। सबसे पहले कौन सी आती है? ये सही क्रम में भी इनका एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली आपकी हो जाएगी तार्किक क्रिया। ठीक है, तार्किक क्रिया हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपकी आएगी मूल्यांकनात्मक क्रिया। तीसरी आपकी आ जाएगी भावात्मक क्रिया, और चौथी यहाँ पर आपकी आएगी परंपरागत। ठीक है, परंपरागत क्रिया। ये 4 क्रिया इन्होंने यानी कि मैक्स वेबर ने बताई थी, और ये सही क्रम में भी एग्जाम में लगाने को आता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यांत्रिक एकता और साविवी एकता की अवधारणा किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। यांत्रिक एकता और साविवी एकता किसके द्वारा बताई गई है? यांत्रिक एकता और साविवी एकता ये किसके द्वारा बताई गई है? दुर्खीम के द्वारा बताया गया है। किस पुस्तक में बताया गया? आपको बुक भी बताई गई थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, ये आपकी आती है 1893 में। इसी में इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था और सामाजिक एकता की बात की थी, जिसमें 2 तरह की एकता, यांत्रिक एकता और साविवी एकता की बात इनके द्वारा की गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत दिया? सी राइट मिल्स, दुर्खीम है, फ्रायड यहाँ पर दिए गए हैं, चार्ल्स कूले भी हैं। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। आत्महत्या को इन्होंने क्या कहा था? सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। ठीक है, इन्होंने कहा था आत्महत्या मनोवैज्ञानिक क्रिया नहीं है, या व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का जो प्रयास किया जाता है, इसके पीछे या फिर प्रयास ना कहकर जो व्यक्ति सुसाइड करता है, इसके पीछे जो कारण है, ये इन्होंने सोसाइटी को ही माना था। इन्होंने कहा था ये क्या है? सोशल फैक्ट है, इसको आत्महत्या को इन्होंने बोला। और ये आत्महत्या का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने किस पुस्तक में दिया था? पुस्तक का नाम क्या है? सुसाइड। ठीक है, सुसाइड नाम है, और ये आपकी 1897 में आती है। इन्होंने 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। एक तो आपका है अहमवादी। ठीक है, अहमवादी आत्महत्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। परार्थवादी, अहमवादी, परार्थवादी आत्महत्या। फिर इसके अलावा प्रतिमानहीनतावादी, आत्महत्या। फिर आपका आएगा लास्ट में भाग्यवादी आत्महत्या। ये 4 प्रकार इनके द्वारा सुसाइड के
दुर्कीम के द्वारा बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल्स, पेरेटो यहाँ पर ऑप्शन है। ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम नौकरशाही की बात किसने की? सर्वप्रथम नौकरशाही की बात किसने की है? तो डी गोरने नाम है, उनके द्वारा की गई थी। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने की है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से। तब नाम आएगा मैक्स वेबर का। ठीक है, तब नाम किसका आएगा? मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर ने प्रस्थिति समूह की बात की थी। ठीक है, प्रस्थिति समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। शक्ति व सत्ता, ठीक है, शक्ति व सत्ता की अवधारणा भी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट भी मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है, आइडियल टाइप का भी। व्याख्यात्मक बोध, ठीक है, व्याख्यात्मक बोध का कॉन्सेप्ट भी किसके द्वारा दिया गया है? आपके मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये आपके इन्हीं के द्वारा दिया गया है, मैक्स वेबर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और याद रखिए ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, इन्होंने मैक्स वेबर ने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी की बात की थी, जिसमें इन्होंने अलगाव की बात की थी। ठीक है, अलगाव की भी बात की थी। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में मैक्स वेबर ने अलगाव की बात की है। आगे देखते हैं, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्कीम, जॉर्ज सिमेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसकी पुस्तक है? कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपके मैक्स वेबर की। ठीक है, कब आती है? 1905 में यह पुस्तक आती है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी एंड सोसाइटी है। ठीक है, ये कब आती है? 1922 में आती है, इसे आप याद रखें। ये आपकी आती है द रिलीजन ऑफ इंडिया। ये भी बुक है जो कि आपकी आती है द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916 में आती है। द रिलीजन ऑफ चाइना है, वो 1915 में आती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ, ये अभी हालांकि बताई गई है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो बुक्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं, इनके द्वारा लिखी गई हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, समाज के विकास का 3 स्तरों का नियम किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, एल.एच. मॉर्गन। यहाँ पर दिया गया है समाज के विकास का 3 स्तरों का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज के विकास के 3 स्तर या ज्ञान की 3 अवस्थाएं, ज्ञान की 3 अवस्थाएं, इस तरह से भी पूछा जाता है। किसके द्वारा दी गई है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई हैं। धार्मिक, ठीक है, धार्मिक है, तात्विक है, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। ठीक है, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, ये 3 अवस्थाएं इनके द्वारा अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसने दिया? पेरेटो, मोस्का है, सिराइट मिल्स है, रॉबर्ट मिशेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
यहाँ पर पैरेटो, और ये इनका सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी, ये इनकी बुक है। इसके अलावा इन्होंने 2 तरह की सामाजिक क्रियाओं की बात की है, तार्किक सामाजिक क्रिया, तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरी हो जाएगी अतार्किक सामाजिक क्रिया। समाजशास्त्र अतार्किक सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ये इनका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। यहाँ पर आप सी राइट मिल्स देख रहे हैं, इनकी भी बुक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। द न्यू मैन ऑफ पावर, द न्यू मैन ऑफ पावर 1948 में, ठीक है, 1948 में आती है। फिर इसके अलावा एक पुस्तक है वाइट कॉलर, ठीक है, वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये 1951 में आती है। द पावर इलिट भी है, द पावर इलिट हो जाएगी, ये आपकी कब आती है, 1956 में, ठीक है, 1956 में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, इसे याद रखेंगे, 1959 में आती है। और इनका याद रखें, अमेरिकी शक्ति संरचना पर इन्होंने अध्ययन किया है, अमेरिकी शक्ति संरचना पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर पैरेटो है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। प्रकारवाद में प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का अंतर किसने किया? अब अंतर पूछा जा रहा है, प्रकारवाद में प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का अंतर किसने किया है? पार्सन्स, मर्टन, मैलोनोव्स्की, ब्राउन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मर्टन हो जाएगा। मर्टन ने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया है मर्टन ने, ठीक है। सामाजिक विचलन का कारण, सामाजिक विचलन का कारण किसको माना था? सामाजिक संरचना या सोसाइटी, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं। लौह का अल्पतंत्र नियम किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट मिशेल्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सी राइट मिल्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लौह का अल्पतंत्र नियम, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका रॉबर्ट मिशेल हो जाएगा। रॉबर्ट मिशेल, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम पूछा जा रहा है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर, चार्ल्स कूले, गॉफमैन यहाँ पर दिए गए। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा हर्बर्ट ब्लूमर, ठीक है, हर्बर्ट ब्लूमर होंगे प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के जनक भी हर्बर्ट ब्लूमर ही हैं। हर्बर्ट ब्लूमर के गुरु कौन थे? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। और प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावादी में चार्ल्स कूले का भी नाम आता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, कूले हैं, फ्राइड हैं, गॉफमैन, यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर क्या होगा? लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूले हो जाएगा, ठीक है। आत्मदर्पण सिद्धांत ये जो है ये किससे संबंधित है? इनके समाजीकरण से संबंधित है, ठीक है, समाजीकरण से संबंधित ये इनका सिद्धांत है, आत्मदर्पण का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का स्व का जो विकास है वो कहाँ पर होता है? स्व का विकास कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? सोसाइटी में होता है। ये इन्होंने कहा। सेल्फ डेवलपमेंट को ही, स्व विकास को ही, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने क्या कहा था? सोशलाइजेशन कहा था। एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है इनके द्वारा, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? सेल्फ एंड सोसाइटी, स्व और जो समाज है वो क्या है? वो ही क्या, वो दोनों क्या है? ये दोनों जुड़वा है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सेल्फ एंड सोसाइटी क्या है? दोनों जुड़वा है। ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है स्टेटमेंट, दोनों जुड़वा है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता।
ये एग्जाम में आपका प्रश्न इनसे पूछा जाता है, कूले से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके पुस्तकों की बात कर लेते हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि एक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब आती है आपकी 1909 में आती है। इसके अलावा दूसरी पुस्तक है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये कब आती है 1902 में पुस्तक आती है। इसके अलावा सोशल प्रोसेस भी है, ठीक है, सोशल प्रोसेस भी है जो कि 1918 में ये इनकी पुस्तक आती है, इसे आप याद रखेंगे। और कूले की बात अब हो ही रही है तो इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के प्रकार भी बताए हैं, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार भी इनके द्वारा बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 2 बताए गए हैं, चेतन नियंत्रण और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचेतन नियंत्रण। चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसके व्याख्यानों पर आधारित है? चार्ल्स कूले, मीड है, ब्लूमर है, गॉफमैन है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। आई एंड मी, ठीक है, आई एंड मी का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है, आई एंड मी का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। भूमिका ग्रहण, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। और सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, सर्वप्रथम भूमिका की बात किसने की है? सर्वप्रथम भूमिका की बात किसने की है? तो याद रखेंगे जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है जिन्होंने सबसे पहले भूमिका की बात की। और पूछ लिया जाए सर्वप्रथम समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की बात किसने की है? सबसे पहले समाजीकरण की बात भी जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा ही की गई है। यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स आपको बताए गए हैं मीड से संबंधित, एग्जाम्स में ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। प्रस्तुति प्रबंधन और नाट्य शास्त्र की अवधारणा किसने दी? गॉफमैन, गारफिंकल, शुट्स, पीटर बर्जर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गॉफमैन हो जाएगा, ठीक है, गॉफमैन हो जाएगा। इन्होंने भूमिका दूरी, ठीक है, भूमिका दूरी की अवधारणा दी है। इसके अलावा संपूर्ण संस्था, ठीक है, संपूर्ण संस्था या जिसे हम टोटल इंस्टीट्यूशन या समग्र संस्था कहते हैं, ये अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। इनकी पुस्तकों की बात करें जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो आपको यहाँ पर कुछ बताई जा रही हैं, जैसे कि द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ है, ठीक है, ये हो जाएगी 1956 में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके अलावा असाइलम्स भी है, ठीक है, असाइलम्स भी है जो कि आपकी 1961 में आती है, इसे आप याद रखेंगे। स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा है 19 आपकी 63 में ये पुस्तक आती है। ये आपको यहाँ पर कुछ बुक्स बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आती हैं। और असाइलम्स, स्टिग्मा की बात आपको एचईओ की जो क्लासेस हुई थी उसमें भी बताया गया था। और हाँ, आप में से जितने भी लोग एचईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दिया जाए कि इससे संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की क्लासेस हो रही हैं, मंडे टू सैटरडे चलती हैं दोपहर 1 बजे। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर सारी आपको क्लासेस एक जगह मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं एथनो मेथोडोलॉजी यानी कि लोक विधि विज्ञान के संस्थापक कौन है? एल्फ्रेड शुट्ज हैं, गारफिंकल है, पीटर बर्जर है, थॉमस लकमैन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो लोक विधि विज्ञान है, नृजाति प्रणाली, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा दिया गया है एथनो मेथोडोलॉजी? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका गारफिंकल हो जाएगा, ठीक है, गारफिंकल हो जाएगा। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी,
स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी, ये आपकी 1967 में आती है। ये इनकी पुस्तकें एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी? बोर्दियो, फूको, ग्राम्सी, लुई अल्थुजर यहाँ पर है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा ये बुक दी गई है? ये कॉन्सेप्ट किसका है सांस्कृतिक पूंजी का? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्दियो। बोर्दियो ने सांस्कृतिक पूंजी की बात की थी। और इसके अलावा सांस्कृतिक संरचनावाद, ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। सांस्कृतिक संरचनावाद, वर्ग संस्कृति की अवधारणा, ठीक है, वर्ग संस्कृति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। पूंजी या हम कहें संपत्ति के 4 प्रकार इन्होंने बताए थे, जैसे कि आर्थिक पूंजी, आर्थिक पूंजी हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक आपका पूंजी हो जाएगा। और दूसरा सामाजिक, आर्थिक है, सामाजिक पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी है और प्रतीकात्मक पूंजी है। ये 4 जो प्रकार हैं पूंजी के, ये भी इनके द्वारा बताए गए हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी, ये इनके द्वारा बताया गया है। इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर इनकी पुस्तकों की कुछ बात की जाए तो एक है पुस्तक आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एक आप ये याद रखेंगे, रिप्रोडक्शन से भी है, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, ये याद रखेंगे, ठीक है। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा, ये एक इनकी पुस्तक हो जाएगी। लैंग्वेज एंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक, सिंबॉलिक पावर, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये सारी जो पुस्तकें अभी आपको बताई गई हैं, ये किसकी है? बोर्दियो की है। आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर, ये बोर्दियो की बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। संरचनाकरण का सिद्धांत किसने दिया? एंथोनी गिडेंस, हेबरमास, डेरिडा, फूको, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संरचनाकरण का सिद्धांत, संरचनाकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? संरचनाकरण का सिद्धांत, यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोनी गिडेंस, ठीक है, एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। संरचनाकरण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। संरचनाकरण का सिद्धांत पूछा जाए किसका है? गिडेंस का है। संरचनावाद का पूछा जाए, संरचनावाद का पूछा जाए तब नाम किसका आएगा? लेविस स्ट्रॉस, लेविस स्ट्रॉस का नाम आएगा। भाषीय संरचनावाद, ठीक है, भाषीय संरचनावाद पूछ लिया जाए तब किसका नाम आएगा? सोसरे का। सांस्कृतिक संरचनावाद पूछ लिया जाए तब किसका नाम आ जाएगा? सांस्कृतिक संरचनावाद में बोर्दियो का नाम आ जाएगा, बोर्दियो का। और उत्तर संरचनावाद पूछ लिया जाए तब किसका नाम आएगा? तब आएगा दरिदा, दरिदा का नाम आएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर इनकी पुस्तकों की बात की जाए, ठीक है, एंथोनी गिडेंस की, तो एक आप याद रखिए, द क्लास स्ट्रक्चर, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस्ड सोसाइटीज, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये एंथोनी गिडेंस की है। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये आपकी पुस्तक हो जाएगी, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी,
ये आपकी हो जाएगी। एक पुस्तक है आपकी स्टेट द नेशन स्टेट एंड वॉयलेंस, ठीक है, द नेशन स्टेट एंड वॉयलेंस, ठीक है। मॉडर्निटी पर भी है, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। ये सारी पुस्तकें एंथोनी गिडेंस की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इनको भी याद करेंगे आप। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, पुस्तक है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। ये किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? मैक्स होकाइमर, एडोर्नो है, हेबरमास है, हर्बर्ट मार्क्यूस यहाँ पर दिए गए हैं। ये किसकी हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किसकी पुस्तक है? हेबरमास, ठीक है, हेबरमास की पुस्तक है। एक इनकी याद रखिए आप, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये इनकी पुस्तक है हेबरमास की। फिर इसके अलावा आपकी हो जाएगी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये हो जाएगी इनकी, ठीक है। और इन्होंने एक इनका स्टेटमेंट आता है, आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है। और एक बुक याद रखें, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, ठीक है, ये याद रखें, आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है या अधूरी परियोजना है, ये किसका कहना है? ये हमारे हेबरमास का वैधानिक संकट की बात इन्होंने की है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये किसकी पुस्तक है? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कब आती है? 1895 में आती है, दुर्खीम की पुस्तक है। और इस पुस्तक में दुर्खीम ने क्या बताया था, जो आपके सोशल फैक्ट हैं, सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम, सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताए हैं, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, दुर्खीम ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं, गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, सांख्यिकी का सामान्यीकरण करना, बी कह रहा है मानवीय अनुभवों और अर्थों की गहरी समझ प्राप्त करना, सी कह रहा है चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध खोजना, डी कह रहा है परिकल्पना का कड़ाई से परीक्षण करना। गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मानवीय अनुभवों और अर्थों की गहरी समझ प्राप्त करना, ऑप्शन बी, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब शोधकर्ता स्वयं उस समूह का हिस्सा बनकर अध्ययन करता है जिसका वह शोध कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? असहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन या फिर साक्षात्कार। जब शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता उस समूह का हिस्सा बन करके अध्ययन कर रहे जिसका वह शोध कर रहा है, तो ऐसे शोध को इसे क्या कहा जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? सहभागी अवलोकन कहेंगे। और सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मेलानोव्स्की, ठीक है, मेलानोव्स्की ने किया था। और साथ में याद आप नाम रखे श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास के द्वारा भी किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग किस प्रकार की नमूनाकरण विधि है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है संभाव्यता नमूनाकरण, दूसरा है ऑप्शन बी गैर संभाव्यता नमूनाकरण, सी है यादृच्छिक नमूनाकरण और डी है स्थिरीकृत नमूनाकरण। स्नोबॉल सैंपलिंग किस तरह की नमूनाकरण विधि है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा गैर संभाव्यता नमूनाकरण, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन यहाँ पर दिया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर माद मादिका बहुलक होगा, मानक विचलन नहीं होगा। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।